मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इसमें हमें आपके मदद की जरूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और सत्य हिंदी सदस्यता अभियान से जुड़ें। हमें आर्थिक भुगतान करें, हमें आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत मदद होगी, न केवल मेरी बल्कि सत्यहिंदी.com की भी और पत्रकारिता की। और अब बातचीत शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बलिया में, जहां पर एक एसडीएम की मीटिंग के दौरान वहां जिस तरीके से हिंसा हुई, खुलेआम पुलिस के सामने थाने कि वहां पुलिस के काफी लोग मौजूद थे, तमाम ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे, उसके बावजूद वहां पे बीजेपी के एक नेता ने वहां गोली चलाई, एक आदमी की मौत हो गई, दिन दहाड़े उसकी मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आखिर हो क्या रहा, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो क्यों रही, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के जो एमएलए साहब हैं वो कह रहे हैं ये सब आत्मरक्षार्थ यानी सेल्फ डिफेंस में किया गया है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सिरे से बाहर हो रही है? क्या वहां की सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही है? और ऐसे समय में कानून व्यवस्था का कैसे इलाज किया जा सकता है? तमाम मसलों बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब। बहुत साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो बलिया में जो घटना हुई है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? कैसे देखते हैं आप इसको? आशुतोष जी नमस्कार। मैं इसको देखता हूं पुलिस की और प्रशासन की पूरी चूक। इनकी कोई तैयारी नहीं थी उस बैठक में। जो फेयर प्राइस शॉप का आवंटन था, एक छोटे मोटे ग्रामीण थाने का पूरा फोर्स मौजूद था, 11 सिपाही, एक डिप्टी एसपी, एक एसडीएम का लाव लश्कर। उसके बावजूद अगर धीरेन्द्र सिंह नाम का तथाकथित राजनीतिक व्यक्ति इतना दुस्साहस करता, और मालूम था कि जब विवाद था तो हथियार बंद होकर के व्यक्ति ने दुस्साहस कैसे किया? क्या एसडीएम और डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टर इंचार्ज ने जरूरी नहीं समझा कि वहां पर अगर जरूरी था कि उनको बुला के समझना, तो ये भी सुनिश्चित करते कि हथियार लेकर के कोई नहीं आएगा? हथियार लेकर के न केवल आया, 15 राउंड चलाए। 15 राउंड अगर आप चलाएं, आप अपने हाथ में पिस्टल मान लीजिए है, आपके पास कलम ले लीजिए और 15 बार ट्रिगर दबाइए, कम से कम 25 सेकंड लगते हैं। तो 11 सिपाही, एक इंस्पेक्टर, एक डिप्टी एसपी इतने किंकरते विमूढ़ और किस प्रकार के वो दबाव में थे कि उन्होंने प्रत्युत्तर नहीं दिया। और प्रत्युत्तर ही नहीं दिया, धीरेन्द्र को पकड़ा और उसके बाद छोड़ा। अब छोड़ा या छूटा ये विचारणीय है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि ऐसी हाथ पे हाथ धरे रखने वाली पुलिस बल से कोई बहुत ज्यादा अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल डिबेट के चर्चा के दौरान मैं और बताऊंगा, लेकिन बहुत ही निराशाजनक और हमारे हथियार में पूरी तरह से जंग लग जाना, मेरे दो निष्कर्ष इस घटना से हैं। आपकी क्या निष्कर्ष, क्या आपको लगता है? मुझे यह साफ प्रतीत होता है कि राजनीतिक दबाव के कारण उस बाहुबली के ऊपर पुलिस ने वांछित बल प्रयोग नहीं किया। एमएलए जो वहां के हैं, जो कि कह रहे थे कि इन्होंने, धीरेन्द्र सिंह ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, पुलिस की मौजूदगी में उनकी आत्मरक्षा और अन्य की रक्षा पुलिस की जिम्मेदारी थी। स्वयं हथियार लेकर के हत्या कर देना ये आत्मरक्षा नहीं है, ये सरासर हत्या है, मर्डर है विद अ कैपिटल एम। और उनको ये जो है धारा 96 से लेके 106 आईपीसी में, जहां आत्मरक्षा पूरी तरीके से जिसकी व्याख्या की गई है, उसमें जब तक ये उनके ऊपर खतरा है तभी तक वो बल प्रयोग, न्यूनतम बल प्रयोग कर सकते थे। लेकिन बल प्रयोग तो नहीं, उन्होंने सरासर हत्या की। इसलिए पुलिस को चाहिए था उनके ऊपर भी वांछित बल प्रयोग करके उनको निष्क्रिय करते, जो कि पुलिस ने नहीं किया। आपको क्या लगता है, क्या जानबूझ के उनको छोड़ दिया गया? क्योंकि इस तरीके के वीडियो दिखाई पड़े हैं जिसमें उस शख्स को जिसने गोली चलाई, धीरेन्द्र सिंह, उसको पुलिस ने घेर लिया है और अकेले उसमें है। उसके बावजूद अगर पुलिस कह रही है कि वो भाग गया, फरार हो गया, तो या तो ये लापरवाही हो सकती है या फिर जानबूझ के छोड़ दिया गया होगा। मैं समझता हूं कि जिसको अनबने ढंग से कुछ करना, एक कोई उदार दृष्टिकोण जब दिल में हो, तो ये आदमी, एक पुलिस वाले 15 तो कैसे भाग जाएगा? और एक बार पकड़ने के बाद भागने का कोई औचित्य नहीं था। ये अगर चाहते, ये सशस्त्र थे, ये चाहते तो इनको अधिकार था कि उसको नॉन वाइटल पार्ट्स पे गोली मार करके पकड़ सकते थे। उन्होंने दरअसल उसको वीआईपी की तरह ट्रीट किया, अपराधी की तरह आशुतोष जी ट्रीट नहीं किया। और अगर ट्रीट करते अपराधी की तरह तो उसके भागने का कोई सवाल नहीं। आज ये कमर में गोली लगने की वजह से ये विकलांग हो जाते और ये कानून के हवाले हो गए होते। नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस बल इनसे भयाक्रांत थी। इनसे भयाक्रांत न होने के साथ साथ इनको पकड़ने का उनके अंदर सामर्थ्य नहीं था। वो साफ दिखाई पड़ रहा है। अनमने ढंग से और बड़े बेमन से उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वीडियो फुटेज जब आप देखेंगे आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगा। जी सिंह साहब, एक सवाल ये है
कि पिछले दिनों जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं से ऐसा लगता है जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस या तो एक खास तबके के साथ जुड़ गई है और उससे जुड़ा हुआ अगर कोई अपराधी है तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती। हाथरस में लगभग यही बात दिखाई पड़ी। वहां के एडीजीपी रैंक के ऑफिसर इस बात को कहने में तुल गए कि भाई ये तो जो है बलात्कार हुआ ही नहीं, और जो थियरी दे रहे थे वो निहायत ही एक तरीके से बहुत ही मतलब शब्द मेरे पास नहीं कहने के लिए, बहुत ही बेबुनियाद शब्द, बहुत ही मतलब बेशर्मी की बात है। अगर मैं कहूं, थोड़ा शब्दों का गलत इस्तेमाल करूं तो बेशर्मी की बात है कि आप जिस तरीके से बलात्कार न होने की बात कर रहे थे, लेकिन वहां भी जो अपराधी था वो एक या आरोपी है वो एक खास तबके से, खास जाति से जुड़े हुए। यहां भी अपराधी खास जाति से जुड़े हुए। क्या ये कारण है कि पुलिस अब जाति के आधार पर देखेगी, तय करेगी किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना है? आप जिस तरह भी देखें, जाति तो नहीं, मैं समझता हूं कि जो धार होनी चाहिए, जो तलवार में मजबूती होनी चाहिए, जो हथौड़े की चोट में मजबूती होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि किस जात का अपराधी है, इन्होंने किसी अपराधी के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। खनन माफिया सक्रिय है, कब्जे नाजायज प्लॉटों पर, जमीनों पर बदस्तूर चल रहे हैं, चोरी डकैती राजधानी हो रही है। आशुतोष जी एनसीआर से आप भली भांति परिचित हैं, यहाँ कितनी असुरक्षा की भावना है, किसी से छुपी नहीं है। तो ये नहीं कि किसी जाति विशेष के अपराधियों के ऊपर ही कृपा हो रही है। अपराधियों के ऊपर अभियान चला करके वांछित सक्रिय पुरस्कार घोषित अपराधी, ये जितने भी श्रेणी के अपराधी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई का पूरा अभाव है। और इस अभाव के कारण एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि जनता असुरक्षित, अपराधी सुरक्षित, क्योंकि ये भावना आ गई है कि अगर कोई बाहुबली है, राजनीतिक संरक्षण है, धनबल, बाहुबल, बुद्धिबल है, तो उसका कुछ होने वाला नहीं है। और ये चीज प्रमाणित से हो रही है। सजायाबी आपकी 27% से भी नीचे चली गई है। कन्विक्शन 27% नीचे अगर का होना, इसका मतलब कि या तो किसी ने स्वयं जाकर के कन्फेशन कर लिया, या कोई बहुत अच्छे मजबूत कोई मुद्दई थे तो उन्होंने सजा करा दी, वरना सजा होना बंद। इनकाउंटर, एक ऐसे इनकाउंटर जो कि कहते हैं कि पैरों में गोली मार दी, ये भी सुनने में आ रहा है कि पैरों में नहीं बल्कि सूजा घोंप करके उसका मेडिकल फर्जी करा करके उसको इनकाउंटर दिखा दिया जाता है। अगर ये सब हो रहा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये ना हो रहा हो, लेकिन जो बातें छन के आ रही हैं ये दिखाती है कि पुलिसिंग जो है बिल्कुल रसातल में जा चुकी है। बट सिंह साहब, जहां पे एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि अपराधियों को ठोक देंगे, या तो वो जेल के अंदर रहेंगे या फिर स्वर्ग में जाएंगे, तो जहां पे मुख्यमंत्री का इतना तगड़ा, इतना कड़ा रवैया हो और कम से कम 100 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका है, वहां पर अगर पुलिस इस तरीके के लेथार्जी दिखाती है तो उसका क्या मतलब है? क्या पुलिसिंग में प्रॉब्लम है, या जो बातें कही जा रही है उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, या ये थियरी अपने आप में ही बेबुनियाद और बहुत ही बेकार थियरी है? आशुतोष जी, जो बिल्कुल स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री के हैं, उनकी अवहेलना और उनका अनुपालन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार उस परिमाण का कि जिसको बताया जाता है कि जब भ्रष्टाचार आ जाता है तो न आदमी प्रशिक्षण में ध्यान देता है, न अपने आदेशों का, वरिष्ठ अधिकारियों कर्मचारियों का शासन आदेश का पालन करता है, वो फिर धनार्जन में लग जाता है। धनार्जन में लग जाता है तो फिर उसको केवल एक ही चीज का ध्यान रहता है, वो है नाजायज कमाई। फिर वो कानून व्यवस्था, अपराधी और इसके ऊपर नहीं जाता है। और जब चूंकि इसमें सारी शक्तियां जब चली जाती हैं रिश्वत और बेईमानी में, तो वो शक्तियां जो कि अपराध नियंत्रण में जानी चाहिए थी वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए अपराधी बेखौफ, अपराध का ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो आदेश अगर दिए थे तो ये पुलिस की लीडरशिप की जिम्मेदारी थी सुनिश्चित करते कि इसका पालन हो, और अगर पालन नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार आप किसी से पता लगा लीजिए। ये कहा जाता है कि पुलिस में जो भ्रष्टाचार का परिमाण है 3 साल में 100 गुना बढ़ चुका है, 100 गुना। तो एक तो मुख्यमंत्री जी के अगर आदेश है तो उसका पालन होना चाहिए था, नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आपने एनसीआर में सुना होगा कि 2-4 एसएसपी पोस्टिंग ठेके पे लेके करवाते थे। ये कितनी भयावह स्थिति हो रही है। अभी तक तो रिश्वत कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लेवल पे सुना जाता था। अब अगर आईपीएस अफसर भी रिश्वत देके पोस्टिंग लेंगे तो कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी, ये हमें और बता दिया जाए। अब आपसे आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री जी अगर योगी जी को ठीक करना हो तो क्या करना चाहिए? ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं उनको हटाने से काम चल जाएगा, या पुलिस को ओवरहॉल करने की जरूरत है? और उसी में सवाल यह है, क्या योगी जी मुख्यमंत्री के तौर पर कानून व्यवस्था संभाल भी सकते हैं या नहीं संभाल सकते? बिल्कुल संभाल सकते हैं, और ओवरहॉलिंग होनी चाहिए। और ओवरहॉलिंग सबसे पहला जो चरण है, ऊपर के अफसरों को हटाएं जो डिलीवर नहीं कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ यही नहीं कि आईपीएस अफसर, क्योंकि आपने देखा होगा हाथरस में आईएएस अफसरों पर विशेष कृपा रहती है। यही सब नकारात्मक संदेश जाते हैं। जिसने गलती की है उसके ऊपर सजा होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर कोई आईएएस है तो उसमें सजा नहीं होगी, बिल्कुल होगी।
अगर बीजेपी का सदस्य उस पर कार्रवाई नहीं होगी, बिल्कुल सजा होगी, और अगर नहीं होगी तो नकारात्मक संदेश। पुलिस सुधार लाना चाहिए और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के ऊपर। अगर भ्रष्टाचार की शिकायत आई है तो ऐसी कार्रवाई हो, डिसमिसल हो, जो कि एक नजीर बने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, हमसे बातचीत करने के लिए, इतने बहुत अच्छे तरीके से आपने चीजों को समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।